guys, welcome back to all on my channel that is Shakuntala Guide Classes. I hope you all are doing great और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग कर रहे हैं. तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड पार्ट सेकंड, क्योंकि इसका पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इसकी डिटेल्ड एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई है. क्लियर? तो आज हम इसी का पार्ट सेकंड करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे जीएसटी के रिगार्डिंग. सो लेट्स कंटिन्यू. और गाइस, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसको नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको बाकी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए इनके एमसीक्यूज के साथ. ओके, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है गाइस. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. ओके, so let's continue. Here is your first question. Which of the following is the main motive of the government behind the introduction of goods and services tax? बताइए, goods and services tax को लगाने के पीछे जो गवर्नमेंट है उसका मेन मोटिव क्या था? क्या वो टैक्स यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती थी कंट्री में, गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही होगा. यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. इट मीन्स टू ब्रिंग टैक्स यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री. यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका मेन मोटिव क्या था? कंट्री के अंदर टैक्स यूनिफॉर्मिटी को लेकर आना. क्योंकि गाइस जीएसटी लाए गए, उसके पीछे मेन रीजन क्या था कि वन कंट्री को क्या करना, वन टैक्स रेट बनाना. मतलब कि पूरे नेशन में सिर्फ एक ही टैक्स रेट अप्लाई हो. इस ही ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया था, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, और बाकी के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कंबाइंड स्टेक ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन जीएसटीएन इज. यस, ये क्वेश्चन मैं आपको जो है मेरी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बताइए जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के अंदर कंबाइंड कितना स्टेक होता है, कितना परसेंट कंट्रोल होता है? तो बताइए 20, 25, 49 या 51? मैंने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा आपको जीएसटीएन इन डिटेल करवाया था, एक एक चीज. यस गाइस, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 49%. 49% क्यों? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जीएसटीएन क्या है. इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट, मतलब एक हमने नॉन प्रॉफिट जो है वो बोला था. जीएसटी का जो पोर्टल है उसको मैनेज करने के लिए ये एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया, जिसके अंदर जितनी भी, जैसे अब हम एक टैक्स पेयर है वो अपना रजिस्ट्रेशन करता है, इनकम टैक्स फाइल करता है, तो इसके थ्रू ही गवर्नमेंट क्या करती है, सब चीज़ों को मैनेज करती है. ये सब मैं आपको बता चुकी. तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर में एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर 51% शेयर जो है वो किसके पास होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के पास होते हैं, जबकि बाकी के बचे हुए, अब बाकी कितने बचे? ऑब्वियसली मैम 49%. तो 49 जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. और गवर्नमेंट यहाँ पर कौन सी होती है? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की ही हम बात करते हैं, सेंट्रल की और स्टेट की. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 49%. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. हाउ मेनी कंट्रीज हैव ड्यूअल जीएसटी मॉडल? बताइए कितनी कंट्रीज का ड्यूअल जीएसटी मॉडल है. यहाँ से अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक ड्यूअल जीएसटी मॉडल भी होता है. अब वो क्या है वो मैं बताऊंगी आपको. पहले आप बताइए कितनी कंट्रीज का होता है? 5, 8, 10, नन ऑफ दिस. ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो है, कितनी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने की अडॉप्ट किया हुआ है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए गाइस, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बता दिया जाए. इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज, यस, नन ऑफ दीज. व्हाई? क्योंकि ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो है वो क्या है, एक ऐसा मॉडल जहाँ पर क्या है कि दो कंट्रीज, मतलब दो टैक्स रेट लगती है. जैसे कि अब हमने हमारी बात की ना, इंडिया के अंदर क्या है,
सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भी टैक्स रेट लगाती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो भी टैक्स रेट लगाती है। इसका मतलब क्या है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है ये। अब यहाँ पर बात आती है कि कितनी कंट्रीज का ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। तो देखो वैसे जो है बहुत सारे मॉडल्स है, लाइक ऑस्ट्रेलियन मॉडल होता है, कैनेडियन मॉडल होता है, कैलकर मॉडल होता है, बर्कशी-पोर्टर मॉडल होता है, लेकिन जो कनाडा है ना, कनाडा उसने क्या किया था, ड्यूअल जीएसटी मॉडल को सबसे पहले फॉलो किया था। और इसमें से वैसे ब्राज़ील और कनाडा जो है गाइस वो दो कंट्री है जिन्होंने की क्या किया था, इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले उन्होंने ड्यूअल जीएसटी मॉडल को फॉलो किया और फिर इंडिया ने क्या किया, कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट कर लिया, कैनेडियन मॉडल को फॉलो कर लिया, जिससे कि इंडिया ने भी ड्यूअल जीएसटी सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया। क्योंकि ड्यूअल जीएसटी में क्या बोला गया कि कुछ एक टैक्सेस जो कि क्या है सेंट्रल लेवल के थे, कुछ एक स्टेट लेवल के थे, तो यहाँ पर के जो है दोनों ही गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने अपने टैक्सेस को लगाएगी। इतना समझ में आया गाइस? एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। इंडिया हैज चूजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूअल जीएसटी। यस, बताइए इंडिया ने जो है कौन सी कंट्री के ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया। ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना। यस, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनाडा। कनाडा जो है उसने क्या किया था, ड्यूअल जीएसटी, इंडिया जो है उसने कनाडा का ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो है उसको अडॉप्ट किया, उसको फॉलो किया। इसीलिए ये बोलते हैं कि इंडिया का जो जीएसटी है वो किस पर बेस्ड है, कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। मैंने आपको 4 मॉडल बताए ना, 4 मॉडल में से कैनेडियन मॉडल जो है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया था। क्लियर? अब आगे देखिए, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले आपको जीएसटी जो मॉडल है, मॉडल ऑफ जीएसटी जो है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। देखो जीएसटी ड्यूअल की बात कर रहे हैं ना हम, ड्यूअल का मतलब क्या है, जीएसटी के स्ट्रक्चर में सेंट्रल जीएसटी आती है, स्टेट जीएसटी आती है और ड्यूअल जीएसटी आती है। सेंट्रल जीएसटी में तो क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीएसटी को लगाएगी। स्टेट जीएसटी क्या है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लगाएगी जीएसटी को। जबकि ड्यूअल जीएसटी क्या होता है, जहाँ पर जीएसटी जो है वो सेंटर भी लगाएगी, स्टेट्स भी लगाएगी, दोनों एक साथ लगाती है, उसको बोलते हैं ड्यूअल जीएसटी। और इंडिया का जो जीएसटी है वो किस पर बेस्ड है, ड्यूअल जीएसटी ही है। मतलब कनाडा और ब्राज़ील ने जो ड्यूअल जीएसटी फॉलो किया उसी को इंडिया ने कंटिन्यू किया, उसी को फॉलो किया, कनाडा के मॉडल को। क्लियर? अब देखिए इंडिया जो है उसने कैनेडियन मॉडल जो है ड्यूअल जीएसटी का उसको फॉलो किया एज इट हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास ही पावर होती है कि वो टैक्स लगा भी सकती है और कलेक्ट भी कर सकती है। इसीलिए इंडिया को कैनेडियन मॉडल जो है वो चूज़ किया गया इंडिया के द्वारा। ओके, जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 1 रेट जीएसटी लगती है एज दे डू नॉट हैव पुअर फैमिलीज, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पुअर फैमिलीज नहीं होती जैसे कि इंडिया में होती है, जहाँ पर फैमिलीज जो है उनको क्या है, बर्डन नहीं किया जाता विद द सेम टैक्स एज द रिच। देखो गाइस, आपको पता है ना हमारा जो इंडिया है वहाँ पर क्या है, अगर रिच पीपल है तो वहाँ पर आपको पुअर पीपल भी मिलेंगे। तो अब बताओ, क्या सबको एक ही टैक्स रेट लगाना, क्या ये सही होगा, क्या ये जस्टिस है? नहीं है ना ये जस्टिस। क्यों? क्योंकि अगर आप सेम टैक्स रेट लगाओगे तो जो पुअर फैमिली है वो कहाँ जाएगी, वो तो बेचारी मर जाएगी। तो इसीलिए जबकि यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट वहाँ पर कोई भी फैमिली पुअर फैमिली नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर एक ही टैक्स रेट लगाया जाता है। लेकिन इंडिया ने ड्यूअल जीएसटी इसीलिए फॉलो किया बिकॉज यहाँ पर सबके ऊपर एक टैक्स रेट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पुअर फैमिलीज है वो टैक्स, उसके ऊपर अगर आप उतना ही टैक्स का बर्डन दोगे तो ये सही नहीं होगा ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है, कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया गया। क्लियर टू एवरीवन? Okay guys, so the next question on your screen. Which of the following is the first country in the world to implement GST in 1954? बताइए इनमें से कौन सी ऐसी पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया 1954 के अंदर? क्या ये जर्मनी है, साउथ अफ्रीका, फ्रांस या रशिया? जल्दी से इसका आंसर कीजिए गाइस कि ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिसने कि 1954 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रांस। फ्रांस जो है वो आपकी पहली कंट्री है जिसने कि क्या किया, फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया जीएसटी को। और कब किया? 1954 में। तो देखिए यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। तो अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। फ्रांस जो है गाइस, उसमें क्या था कि जो टैक्स इवेजन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। अब टैक्स इवेजन क्या होता है गाइस, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि जो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ये टॉपिक आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो फ्रांस जो है वो क्या है, वहाँ पर टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा हाई था। और टैक्स इवेजन क्या होता है, एक ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिसके द्वारा एक टैक्स पेयर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है बाय इलीगल मीन्स। इलीगल मतलब कि एक ऐसे मीन्स के द्वारा जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है, लीगल नहीं है। क्लियर? तो फ्रांस जो है वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में 1954 के अंदर। व्हेन द जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस, जब जीएसटी फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया ना, तो जो टैक्स लगाया गया था गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो क्या थे, उसने क्या किया, इम्पोज्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब तब क्या हुए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए मैन्युफैक्चर पर, सेल पर एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इन नेशनल लेवल। इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि फ्रांस जो है वो पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा हाई था। उस चीज़ से बचाने के लिए क्या किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी को इम्पोज किया गया, जिसके अंदर सबके ऊपर टैक्स लगाया गया। क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, every year which of the following days will be observed as GST day by Central Board of Excise and Customs? बताइए हर साल कौन सा दिन जो है उसको जीएसटी डे के अकॉर्डिंग मनाते हैं सेंट्रल बोर्ड जो हमारे एक्साइज एंड कस्टम है उसके अकॉर्डिंग? क्या जून 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 या दिसंबर 31? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दिन है जिसको हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? आई होप ये सबको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 जुलाई। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, 1 जुलाई 2018 को उसे सेलिब्रेट किया जीएसटी डे टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। उसने 1 जुलाई 2018 को जीएसटी डे के रूप में फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई कि एक नया टैक्स रिजाइम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसीलिए उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई। कब? 1 जुलाई 2018 को। क्लियर हुआ गाइस? क्योंकि 2017 में ये आया था ना, तो 2018 की 1 जुलाई को क्या किया गया, इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई। उसके बाद में आता है आपका ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट 1 दी है, यहाँ आपको लिस्ट 2 दी है। यहाँ पर आपको बोला है GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, GSTR 4, और इधर आपको जो है उनके बारे में बताया गया है कुछ एक कि लाइक ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेमेंट, डिटेल ऑफ सप्लाई, डिटेल ऑफ परचेज या क्वार्टरली स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे कि मैम ये GSTR 1 क्या है, GSTR 2 क्या है, 3, 4 है क्या ये चीज़ें? देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न सुना होगा आपने, रिटर्न भरी जाती है, राइट। तो उसके अंदर क्या है, आपकी बहुत सारी लिस्ट के अंदर जो है उन्होंने बताए हैं फॉर्म फिल किए जाते हैं, क्योंकि हर एक रिटर्न के लिए अलग अलग फॉर्म फिल किया जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि GSTR 1 जो है वो किस फॉर्म से रिलेटेड है, GSTR 2 किससे है, 3, 4 ऐसे आपको बताना है। तो देखिए मैं इसको पहले डिटेल में समझाती हूँ, देन आप इसका आंसर करना। यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ फॉर्म फॉर डिफरेंट रिटर्न अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर बहुत सारी रिटर्न जो है वो भरी जाती है। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन सी लिस्ट है फॉर्म की डिफरेंट रिटर्न्स की। तो जीएसटी की रिटर्न फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्म्स दी हुई है और यहाँ पर आपको पर्पस दिए गए हैं कि मतलब उस फॉर्म का क्या मेन पर्पस है। तो देखिए GSTR जो 1 है, तो वो फॉर्म जो GSTR 1 है वो किसके लिए होता है, फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो आउटवर्ड सप्लाई है उसकी डिटेल कहाँ पर मेंशन की जाती है, वो आपका फॉर्म नंबर 1, GSTR का जो फॉर्म नंबर 1 है वहाँ पर जो है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल को फर्निश किया जाता है।
अब आप बोलोगे आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है, ये तो गाइस आपको पता होगा ना। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जब आप एक्सपोर्ट करते हो, मतलब जब आपके डोमेस्टिक कंट्री से प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड सप्लाई। फॉर्म नंबर जो GSTR2 है वो किससे रिलेटेड होता है, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल से। इनवर्ड सप्लाई जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसकी डिटेल कहाँ आती है, GSTR2 में। GSTR3 में कहाँ जाती है आपकी मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न कहाँ पर जाती है, GSTR3 में। क्वार्टरली रिटर्न गाइस कौन सा फॉर्म है, GSTR4। रिटर्न बाय नॉन रेजिडेंट कौन से फॉर्म में उसकी डिटेल मेंशन होती है, GSTR5 में। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो कहाँ जाती है आपके, GSTR7। एंड रिटर्न बाय टैक्स कलेक्टर दैट इज GSTR8। इतना समझ में आ रहा है सबको। देखो ये सब चीज़ें आई नो कि अब इसमें कुछ समझाने वाला भी नहीं है, थोड़ा क्रैमिंग का पोर्शन है, बट गाइस ये देखो एक सीक्वेंस बन रही है ना। पहले क्या हुआ, आपने अगर कुछ एक्सपोर्ट किया 1 में गया, कुछ इंपोर्ट किया 2 में आ गया। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो गया, अब मंथली रिटर्न भरनी पड़ेगी तो 3 में। अब मंथली के बाद में क्या है, कोई क्वार्टरली भी भरना चाहते हैं, मतलब 1 महीना हो गया, क्वार्टरली में क्या है 3 महीने के बाद में रिटर्न भरना, तो 1 महीने की हो गई, देन 3 महीने की, फिर उसके बाद में अगर रेजिडेंट ही नॉन है, मतलब नॉन रेजिडेंट है, अगर हमारे यहाँ का रेजिडेंट ही नहीं है, वो 5 में जाएगा और TDS 7 में जाएगा और टैक्स कलेक्टर जो है वो आपका 8 में जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर आपने GSTR जो है 6 मेंशन नहीं की हुई, बोलोगे ना कि GSTR 6 कहाँ गई, तो देखिए जो 5 और जो 6 है वो आपकी जो है वो सेम थिंग्स बताती है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया उसे। ओके, तो अब आपको ये रिटर्न्स पता लग गई। अब देखिए इसके अंदर GSTR1 किससे रिलेटेड थी गाइस, अभी तो बताया मैम आपने किससे रिलेटेड थी, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल से। तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब डिटेल ऑफ सप्लाई, क्लियर। GSTR2 किससे रिलेटेड थी, जब आप इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो, इनवर्ड का मतलब आप अगर परचेज कर रहे हो तो वो कहाँ आएगी आपके सेकंड में। तो देखो फर्स्ट का सेकंड, बी में आ रहा है, सी में आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। आफ्टर दैट GSTR2 आपका कहाँ आ रहा है, डिटेल ऑफ सप्लाई परचेज में, सॉरी डिटेल ऑफ परचेज, तो परचेज ऑप्शन नंबर 3। देन GSTR3 में क्या था गाइस, हमने क्या किया, आउटवर्ड भी सप्लाई कर दी, इनवर्ड भी सप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, हम रिटर्न भरेंगे ना, तो रिटर्न भरेंगे तो मंथली रिटर्न भरेंगे, मंथली रिटर्न भरेंगे तो मंथली किस में जाएगी अब आपकी। अब क्वार्टरली तो गाइस हमारा GSTR4 था ना, क्वार्टरली तो हमारा GSTR4 था, समझ में आ रही है। हाँ, तो क्वार्टरली अगर GSTR4 है तो GSTR3 में क्या आएगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेमेंट, मतलब कि मंथली जो है वो सब आपकी GSTR3 में आएगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट का 2, यस, सेकंड का 3, तो ऑब्वियसली आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं आपको यहाँ क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी, कि जो GSTR की जो फॉर्म्स है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उसके रिटर्न की फॉर्म के बारे में, और बहुत ईजी है, आपको लर्न भी हो गया होगा। 1 में आउटवर्ड सप्लाई, 2 में इनवर्ड सप्लाई, 3 में मंथली रिटर्न, 4 में क्वार्टरली रिटर्न, 5 में फिर क्या आती है आपकी, मंथली भी हो गई, क्वार्टरली रिटर्न भी हो गई, देन आपकी क्या आएगी, नॉन रेजिडेंट आएगा, यस मैम। 7 में क्या आएगा, TDS आएगा, और 8 में क्या आएगा आपका, रिटर्न बाय टैक्स कलेक्टर, क्लियर। आगे चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म इज यूज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST। अब आपको बताना है GST के रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कौन से फॉर्म को यूज किया जाता है, GSTR-IA, GSTR2, GSTR रजिस्ट्रेशन, GSTR रजिस्ट्रेशन 01। तो बताइए अब इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, GSTR रजिस्ट्रेशन से के रिगार्डिंग कौन से फॉर्म को यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइस, it is option number D, that is form GST registration 01। अभी मैं आपको थोड़ा सा इन फॉर्म के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। देखिए GSTR-1A जो है वो क्या कहता है, वो अलो करता है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू अपडेट द डिटेल ऑफ सेल फॉर GSTR-1 विच वॉज फाइल्ड अर्लियर। देखिए GSTR-1 हम पीछे पढ़ के आए हैं, पढ़ा ना हमने, उसमें क्या था कि उसमें हम डिटेल फाइल करते हैं आपकी सप्लाई से रिगार्डिंग, हमने यही पढ़ा।
तो यहाँ पर जो GSTR 1A है ना, वो क्या कहता है, वो टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को ये कहता है कि आप अपनी जो डिटेल है ना सेल की, जो आपने ऑलरेडी GSTR 1 के अंदर फाइल कर दी, उसको आप अपडेट कर दीजिए, उसको आप अपडेट कर सकते हो। तो GSTR 1 मैं आपको बता चुकी, जहाँ पर हमने सारी सेल डिटेल की थी, जो कि सेल्स के रिगार्डिंग जो डिटेल की अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो GSTR 1A क्या कहता है कि आप उसको अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में आती है आपके GSTR 2, फॉर्म नंबर GSTR 2। ये क्या था आपका, इनवर्ट सप्लाई के रिगार्डिंग डिटेल बताता था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं ना, इनवर्ट सप्लाई भी बता दिया, आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है वो भी बता दिया। अब आगे ये देखिए GSTR रजिस्ट्रेशन का। GSTR REG का मतलब क्या है, ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, ये क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपसे अगर एप्लीकेशन, क्वेश्चन क्या था देखो, विच फॉर्म इज यूज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST, GST के रजिस्ट्रेशन के लिए आप कौन से फॉर्म को यूज करोगे, तो GST रजिस्ट्रेशन 01, ये क्या है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसके लिए आप कौन से फॉर्म को यूज करते हो, GST REG 01। फिर आता है आपका GST REG 02, जो कि क्या कहता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए। फिर आता है GST REG 03, जो कि आपका किसके लिए है, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो लेना चाह रहे हो, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, वो आपका GST रजिस्ट्रेशन 03 में आता है। ओके, इतना क्लियर हुआ गाइस सबको। तो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच फॉर्म इज यूज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST, GST के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से फॉर्म को यूज किया जाता है, तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए GST REG 01। वन मोर थिंग गाइज, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम यहाँ पर GSTR REG भी तो रजिस्ट्रेशन के लिए है ना। ये रजिस्ट्रेशन के लिए मेन फॉर्म होता है, लेकिन इसके आगे जो है वेरियस फॉर्म्स के पार्ट्स बनाए गए हैं, तो अब यहाँ पर ये पार्ट्स ही दिए गए थे। तो अब यहाँ पर यस आई एग्री कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी भी हो सकता है, अगर यहाँ पर अब यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं लिखी थी, तो इसलिए आप इसको करेक्ट कर लीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि मेन यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, GST के रजिस्ट्रेशन के लिए आप कौन से फॉर्म को यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पर अगर एप्लीकेशन आता कि GST की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अगर आप, तो उसकी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग अगर फॉर्म की बात करेंगे तो आएगा आपका फॉर्म नंबर GST REG 01। वैसे ये जो है ये वैसे कोई फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वेरियस फॉर्म्स आगे बनाए गए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, किसमें आगे वेरियस फॉर्म बनाए गए हैं, बट अगर ओनली रजिस्ट्रेशन की बात करता है देन यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। वैसे मैंने आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर बता दिए हैं। अब आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए GST रजिस्ट्रेशन थ्रेशहोल्ड लिमिट इज, GST रजिस्ट्रेशन थ्रेशहोल्ड की जो लिमिट है वो कितनी होगी, क्या ये 20 लाख होगी, 50 लाख होगी, 75 लाख होगी, या नन ऑफ द अबव। तो अब बताइए ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कितनी थ्रेशहोल्ड लिमिट होनी चाहिए GST रजिस्ट्रेशन की। मैं आपको बता देती हूँ गाइज, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 लाख। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। ई कॉमर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब आप गुड्स सर्विसेज या दोनों ही चीज़ें क्या करते हो जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उनको मतलब अगर आप ऑनलाइन अगर सप्लाई कर रहे हो वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। हम सब ने पढ़ा हुआ है ना, ई कॉमर्स का मतलब क्या है, जब हम डिजिटल करते हैं, ऑनलाइन जब हम सेल परचेज करते हैं, वो आपकी ई कॉमर्स आती है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो कि उस चीज़ को ऑन करता है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को ई कॉमर्स के लिए, वो आपका क्या होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। तो एक पर्सन जो कि क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है औरों के लिए कि वो क्या करे, गुड्स या सर्विसेज को सेल करे, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब जैसे कि यहाँ पर अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मंत्रा हो गई, ये सारी क्या है आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही तो है, क्योंकि वो क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सेल एंड परचेज कर सकते हो। अब अगर थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन लिमिट की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन लिमिट कितनी बताई गई है, यहाँ पर बताई गई है 20 लाख जो है वो क्या होगी आपकी थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन लिमिट होगी। ये इतना मैंने यहाँ लिखा हुआ है गाइज। वैसे आपको यहाँ ये देखिए ये चीज़ देखनी है,
नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ 20 लाख रुपी इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि 20 लाख रुपी जो है वो क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी। देखिए जीएसटी वैसे बहुत बड़ा है गाइस, लेकिन जो हमारा एग्जाम है एनटीए यूजीसी नेट का, अगर मैं बात करती हूँ वहाँ पर क्या है कि आपको एक लिमिटेड टॉपिक दिया हुआ है, लाइक उसके सिर्फ आपको बेसिक करना है। फिर भी ये क्वेश्चन मैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की लेकर आ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हम क्या है अपने आप को सेव करके चलते हैं कि हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ें। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 20 लाख होनी चाहिए। ओके, आगे आता है गाइस, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल डैश हैज बीन लॉन्च टू कैटर द नीड ऑफ जीएसटी। यस, बताइए ये क्या है, एक कौन सा स्पेशल पर्पस व्हीकल को लॉन्च किया गया जो कि क्या है जीएसटी की नीड्स को ध्यान में रखता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उसके लिए काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, क्या जीएसटीएस होगा, जीएसटीआर होगा, जीएसटीएम होगा या जीएसटीएन होगा? बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली सबको पता है इसका आंसर, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए जीएसटीएस तो कुछ होता ही नहीं, जीएसटीआर हमने पढ़ा क्या है, जो कि क्या है गुड्स सर्विस टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग था। जीएसटीएम कुछ नहीं, जीएसटीएन क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो एक पूरे के पूरे जीएसटी की नीड्स को देखना, उसके लिए हमने किसको बनाया, जीएसटीएन को बनाया। वो क्या करता है, सारी चीज़ों को जीएसटी से रिगार्डिंग मैनेज करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, जीएसटीएन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो सबको पता होगा गाइस, जीएसटी बताइए एक कैसा टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विस को कंजम्पशन करता है। तो ये कौन सा बेस्ड टैक्स है, आई मीन ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनी बेस्ड है, डेवलपमेंट बेस्ड है या डेस्टिनेशन बेस्ड है? ये क्वेश्चन जो है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बताइए जीएसटी एक कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर बेस्ड है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है गाइस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में भी, जीएसटी जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये बात लिखी तो हुई है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है वहाँ पर जीएसटी लगता है। तो जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओरिजिन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि चाहे कंज्यूम कहीं पर की हो, जहाँ पर गुड्स बनी वहीं पर टैक्स पे करना, बट नो, जीएसटी तो एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, इसका मतलब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ। ओके, क्लियर। अब चलते हैं, हमारी आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। अब हम मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो गाइज आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको एमसीक्यूज की जो क्वालिटी है वो अच्छी लगी होगी, लेवल अच्छा लगा होगा। और अगर गाइज क्लास अच्छी लगती है तो शेयरिंग करना तो बनता है ना, शेयरिंग करोगे आप, अदर्स की भी हेल्प होगी, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस मेरे स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए और अच्छा लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ऐसे ही शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए गाइज, अपनी अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इस बार हमें क्या चाहिए, जेआरएफ। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज वी वांट ओनली एंड ओनली जेआरएफ। क्लियर? सो ओके गाइज, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर।